यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बट गलती से ऑडियो म्यूट में रह गया था, तो मैंने पूरा वीडियो 10 मिनट का बना लिया। उसके बाद आई रियलाइज कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। छोड़ो, तो चलिए मैंने दोबारा लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये मेरा चैनल है। यहाँ पे मैं प्री पीएचडी कोर्स वर्क रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसका सिलेबस कवर करूंगी। एक्चुअली क्या होता है, आई एम ऑल्सो ए पीएचडी स्कॉलर, ठीक है। और जब हमारा प्री पीएचडी कोर्स वर्क एग्जाम हुआ था, तब मैंने इतना ज्यादा यूट्यूब में खोजा, मुझे कहीं कुछ वीडियोस मिला नहीं एग्जाम से पहले पढ़ने। यूजुअली हम क्या करते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। तो मैंने खुद के टाइम पे इतना खोजा, मुझे कहीं कुछ ढंग का नहीं मिला। सो मैं खुद से अभी, ताकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो तुम लोग ना फेस करो, तो मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इसमें मैं प्री पीएचडी का सारा सिलेबस कवर करूंगी, ठीक है। सो हमारा पहला सब्जेक्ट है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। तो मैं हाईलाइटर चूज करती हूँ। सो हमारा पहला टॉपिक है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। सो इससे रिलेटेड मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पहले क्लियर करूंगी। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज, इसके अंडर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो बेसिकली व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एनी आइडिया? कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब दो लोगों के बीच में अनबन होना या लड़ाई होना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। बेसिक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे किसी चीज से फायदा हो रहा है, पर्सनली अगर मुझे फायदा हो रहा है, मेरे पास या तो पैसे आ रहे हैं या तो नॉन मॉनिटरी गेन्स समझ लीजिए, जैसे कि मेरी फैमिली को बेनिफिट हो रहा है, मेरे दोस्त सहेली मित्र जो भी है उनको बेनिफिट हो रहा है, तो उस बेनिफिट के लिए अगर मैं अपना प्रोफेशनलिज्म कॉम्प्रोमाइज करती हूँ तो वो हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च के टर्म्स में क्या है? ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल A conflict of interest occurs when an individual personal interest could compromise their professional responsibility और decision। यानी कि जब भी मैं कोई पेपर को रिसर्च के बेसिस में बता रही हूँ, अगर मेरा एक जर्नल हाउस है और मैं रिसर्च पेपर पब्लिश करती हूँ और मेरे को कोई पैसा दे रहा है रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, तो मैं देखी वो पेपर लायक नहीं है, मतलब उसमें बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया गया है, वो पेपर मेरे जर्नल के साथ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको पेपर पब्लिश कर दूंगी। कैसे? टेबल के अंदर से पैसे लेके, ठीक है, मतलब अंडर द टेबल जो हम पैसे लेते हैं, फाइनेंशियल गेन हो रहा है मुझे, और इसीलिए मैं एक नॉन एक्सेप्टेबल पेपर को अपने जर्नल में पब्लिश करती हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर अगर मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, वो कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं और उनका पेपर उस स्टैंडर्ड का है नहीं कि वो मेरे जर्नल में एक्सेप्ट हो सके, लेकिन जस्ट बिकॉज वो मेरे रिलेटिव्स हैं मैं उनके पेपर पब्लिश कर दूंगी। सो दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था उसमें क्या था? फाइनेंशियल गेन था, मॉनिटरी गेन था। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या है? ये नॉन मॉनिटरी गेन है, यानी कि फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव्स, इन लोगों को बेनिफिट के लिए, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है? Next point, this conflict can arise in various forms and have the potential to affect the objectivity, integrity and trustworthiness of professional actions। यानी कि ये सारी चीजें जो है इफेक्ट करेगी एक तरीके से रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को, उसकी इंटेग्रिटी को, ट्रस्टवर्दीनेस के लिए। अगर मैं पैसे लेके या मैं अपने क्लोज रिलेटिव्स का काम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूंगी, पब्लिश कर दूंगी, तो कल को कोई मुझे ट्रस्ट करेगा क्या? कल को कोई मेरे जर्नल में रिसर्च पेपर भेजेगा नहीं, ये बोल के अरे ये तो पैसा खाती है, या ये तो अपने दोस्तों का आगे करेगी, हमारा बाद में कर देगी। तो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, a conflict of interest happen when someone's personal interest like money, family connection or personal concerns might influence their professional responsibility and decisions, ठीक है। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल सी चीज है, मीनिंग तुम सब समझ गए होगे कि जब भी हम अपने प्रोफेशनल बेनिफिट को, सॉरी, पर्सनल बेनिफिट को आगे रखते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोफेशनल बेनिफिट, वो हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी चीज को तुम्हें घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन आंसर में लिखना है। यूजुअली एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस टाइप की चीज आएंगे। तो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने वाली हूँ, उसी चीज को तुम लिखते जाना और उसी को राउंड राउंड करके तुम सेम चीज को थोड़ा पैराग्राफ में एड ऑन कर सकते हो, ठीक है।
अब नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि किसी को मॉनिटरी टर्म में पैसा मिल रहा है। इफ ए पर्सन स्टैंड्स टू मेक मनी फ्रॉम ए डिसीजन दे आर मेकिंग एट वर्क, यानी कि कोई भी डिसीजन से अगर मुझे पैसा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, अगर मैं वैसा कोई डिसीजन ले रही हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अराइज करेगा। नेक्स्ट हो गया फैमिली कनेक्शंस, यानी कि मैं कोई भी ऐसा डिसीजन ले रही हूँ जहाँ मेरे फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट हो रहा है, दैट कम्स अंडर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। या पर्सनल रिलेशनशिप यानी कि क्लोज फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हो गए, या मेरा कोई जैसे कोई बॉयफ्रेंड है, अगर मैं उसके उसके पेपर को कंसिडर कर रही हूँ एज कम्पेयर टू एनी गुड पेपर, उसको इग्नोर करके जस्ट बिकॉज आई हैव ए क्लोज रिलेशन विद ए पर्सन, मैं उनके पेपर को कंसिडर कर रही हूँ, तो वो सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, when these when this personal interest interfere, it can compromise the honesty and fairness. So it can compromise the honesty and fairness of the professional actions, यानी कि हम जो भी एक्शन लेंगे उसके फेयरनेस और ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू मेक डिसीजन। बेसिकली मीनिंग वही है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है, तो उससे रिसर्च की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और फेयरनेस पे इफेक्ट होता है, जिससे कि सामने वाला बंदा ट्रस्ट करने से पहले दो बार सोचेगा। अब नाउ लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्या क्या टाइप्स हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। नाउ फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो अभी समझाई थी। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब भी गेन मॉनिटरी टर्म्स में होगा, इसलिए अब डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और कंसल्टिंग फीस के तरीके से भी हो सकता है। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन क्या है, जब फाइनेंशियल गेन का जो बेनिफिट है वो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है, यानी कि मेरे को मैं किसी रिसर्च जर्नल की ओनर हूँ और मैं किसी का पेपर पब्लिश कर रही हूँ पैसे लेके, तो पैसे किसे मिले, मुझे, तो मुझे फाइनेंशियल गेन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन। या फिर यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है, ओइंग स्टॉक इन ए कंपनी एंड रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम एंटिटीज दैट माई बेनिफिट फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोफेशनल डिसीजंस, यानी कि मैं किसी कंपनी में सपोज स्टॉक ओन करती हूँ, शेयर्स ओन करती हूँ, ठीक है, और मैं दूसरों को बोलती हूँ तुम इस कंपनी के भी शेयर्स खरीदो, जबकि वो कंपनी लॉस में जा रही है। लेकिन अगर मैं दूसरों को भी अपने शेयर्स बेच पाऊँ, उस कंपनी के शेयर्स खरीदवा पाऊँ, तो मुझे कुछ कमीशन परसेंट मिलेगा। तो मैं अपने फायदे के लिए ऐसी कंपनी जो कि लॉस बियर कर रही है, उसके शेयर्स किसी और को बेच रही हूँ, तो वो डायरेक्ट फाइनेंशियल गेन में आ गया। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट में क्या हुआ, जब बेनिफिट मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन जो मॉनिटरी बेनिफिट है वो मेरे फैमिली को हो रहा है, यानी मेरी फैमिली के कोई भी रिलेटिव को हो रहा है। बेनिफिट्स दैट मे अक्रू टू ए क्लोज फैमिली मेंबर्स और रिलेटेड बिजनेस, यानी कि जब जब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और वो मेरे पापा जी ओन करते हैं, ठीक है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वो कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन मैं बाकियों को बोलती हूँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये है वो है, ट्रस्टवर्दी है, तुम खरीदो। अब लोग खरीद लेते हैं, अब उनको लॉस हो जाता है, लेकिन बेनिफिट अब किसको हुआ, कंपनी के मालिक को हुआ। मालिक कौन है, मेरा रिलेटिव है। सो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट में बेनिफिट मुझे नहीं होता, लेकिन मॉनिटरी बेनिफिट मेरे रिलेटिव्स को होता है। नेक्स्ट इज कंसल्टिंग फीस। कंसल्टेंसी फीस में इसका एक बेस्ट एग्जांपल तुम देखो, जब भी तुम हॉस्पिटल जाओगे, कभी तुमने नोटिस किया होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में बाहर से लोग आते हैं, जो लोग डॉक्टर्स को बोलते हैं कि हम तुम्हें ये मेडिसिन देते हैं, ये हमारी कंपनी की मेडिसिन है, और यही मेडिसिन तुम पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करना, बदले में ये उन्हें कमीशन देंगे। या कई बार होता है हॉस्पिटल्स के पास में ही मेडिकल शॉप होता है, और वही मेडिकल शॉप से हमें मेडिसिन खरीदने के लिए बोला जाता है, तो वो हो गया कंसल्टेंसी फीस। यानी कि कंसल्ट करने के लिए जब बेनिफिट मिलता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी जर्नल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे को जो भी एडवाइस मांगने आता है, मैं उनको बोलती हूँ ये जर्नल बहुत अच्छा है, तुम इसमें पब्लिश करो, ये करो, इसमें तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन फायदा किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी इस जर्नल को रेकमेंड करूंगी मुझे कमीशन मिलेगा। तो ये हो गया कंसल्टेंसी फीस, यानी कि जब तुम कंसल्ट कर रहे हो दूसरों को, तब तुम इनडायरेक्टली उनको उस चीज के बारे में कंसल्ट करो जिससे तुम रिलेटेड हो और जिसका तुम्हें कमीशन मिलेगा। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप में वही हो जाएगा कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप है, दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारी चीजें आ जाएगी। अब पहले देखो, पहला पॉइंट था तुम्हारा फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल में पैसे रिलेटेड था।
पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो पैसे रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों आ जाएंगे। इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमारे रिलेशनशिप के बारे में रिलेटेड होंगी, ठीक है। द फर्स्ट वन इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो आप सबको पहले से ही पता होगा। नेपोटिज्म जो एक्टर्स एक्ट्रेस के फैमिलीज में होते हैं कि वो अपने फैमिली के बच्चों को प्रमोट करते हैं, बाहर से स्टार्स को लेने की जगह, बाहर से किसी नए चेहरे को लेने की जगह अपने ही फैमिली मेंबर्स को प्रमोट करते हैं मूवीज में। नेपोटिज्म में भी वही होता है कि तुम जब भी कोई डिसीजन लोगे, किसी को अपॉइंट करने का डिसीजन या किसी को प्रमोट करने का डिसीजन, तो हम सबसे पहले उनको चूज करेंगे जो हमारे रिलेशन में होंगे। दैट बिकम्स नेपोटिज्म, यानी कि फेवरिंग रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स इन हायरिंग और प्रमोटिंग डिसीजंस, ठीक है। यानी कि जब भी हम प्रमोशन का कोई डिसीजन लेंगे, हायरिंग का, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मैं एचआर पर्सन हूँ, ठीक है, और मेरे को मेरी कंपनी से ऑर्डर आया है कि मुझे अपॉइंट करना है कुछ लोगों को अकाउंटिंग सेक्शन में। अब मैं इंटरव्यू रख रही हूँ, वहां पे मैं अपने रिलेटिव्स को बोल देती हूँ कि तुम आ जाना इंटरव्यू में और मैं तुम्हें हायर कर लूंगी। अब जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ तब मुझे पता चलता है कि इस मेरे रिलेटिव से अच्छे भी अकाउंटेंट्स आए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, लेकिन मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूंगी जो मेरे रिलेटिव हैं। तो ये नेपोटिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोमांटिक रिलेशनशिप। अब रोमांटिक रिलेशनशिप में क्या ही बताऊं, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो जिनके साथ भी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, अगर आप उनको बेनिफिट करेंगे कुछ भी ऐसा डिसीजन लेके जो उनको बेनिफिट करेगा, तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। यानी कि इन्वॉल्वमेंट इन ए रिलेशनशिप विद समवन हु कैन बी अफेक्टेड बाय प्रोफेशनल डिसीजन। आप ऐसे इंसान के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं जो कि एक ऊंचा ओहदा में खड़े होते हैं, या कि जिनका प्रोफेशनल क्या बोलते हैं, प्रोफेशनली जो आपसे बड़े हैं, जो जिनके डिसीजंस आपको बेनिफिट कर सकें, वैसे वाले इंसान के साथ अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। हालांकि दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। अगर आप उनके साथ रोमांटिक रिलेशन में हैं तो रिसर्च इंटीग्रिटी बोलता है कि यू शुड डिस्क्लोज सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ताकि ये रिसर्च एथिक्स के साथ कंप्लाई कर सके। नेक्स्ट इज क्लोज फ्रेंड्स। अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के फायदे के लिए कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि गलत है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अराइज करता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रोफेशनल इंटरेस्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज प्रोफेशनल इंटरेस्ट। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। प्रोफेशनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है? प्रोफेशनल इंटरेस्ट तब अराइज होता है जबकि आप अपने प्रोफेशनली अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। प्रोफेशनली बढ़ाना चाहते हैं मतलब आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डुअल एम्प्लॉयमेंट, आप दो तीन जगह में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आप एक से ज्यादा जगह में काम करते हैं, और वो दो कंपनियां जहां आप काम करते हैं वहां वो दोनों एक दूसरे की कंपेटिटर्स हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि एक कंपनी अगर सिमिलर अगर दो कंपनी सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और आप दोनों में ही मेंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, और आप यहाँ के एक कंपनी के पॉलिसीज को डिस्क्लोज कर दे रहे हैं दूसरी कंपनी के सामने, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी रोल। यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी कमिटी का हिस्सा हैं, और उस ऑर्गेनाइज और आप और एक कंपनी के एडवाइजरी कमिटी का हिस्सा हैं, और दोनों कंपनीज एक दूसरे के कंपेटिंग इंटरेस्ट में आते हैं, कंपेटिटर्स हैं, और आप दोनों को ही एक जैसा एडवाइस दे रहे हैं, तो दिस गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके दो पॉइंट हुए। एक तो डुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी कि आप दो जगह जॉब कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, और आप यहाँ की पॉलिसीज को वहां पे डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। सेकेंड हो गया एडवाइजरी रोल, यानी कि आप एडवाइजरी कमिटी में हिस्सा पार्ट हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के, और आप दोनों को सेम तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, या दोनों को ही सेम तरीके का आइडियाज बता रहे हैं, दोनों एक कंपनी से एक दूसरे की कंपिटिटर्स देंगे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट? इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जब भी आप रिसर्च रिलेटेड कोई भी जब भी रिसर्च रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे हम इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको बताऊं, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बायस इन रिसर्च, यानी कि
जब भी रिसर्च में कोई बायस होता है, यानी कि हम कोई ऐसा डिसीजन, अगर सपोज मेरा रिसर्च है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं रिजल्ट को बायस करके उसको तोड़ मड़ोड़ के इस तरीके से कर दूं कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो दैट इज बायस इन रिसर्च। यानी कि हालांकि मेरा रिजल्ट नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन मैं उसको तोड़ मड़ोड़ के उसको कैसे पॉजिटिव करूं, वो हो जाएगा बायस इन रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशन प्रेशर, यानी कि पब्लिकेशन जो जैसे कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं आप सब, तो धीरे धीरे आप